देखिए आपका एविडेंस एक्ट चल रहा था और एविडेंस एक्ट में फिर एक बार 2-3 मिनट हम आपका दोहरा दें। और जो आज पढ़ाया जाएगा आपका थोड़ा कठिन भी रहेगा और क्वेश्चन थोड़ा अंदर से भी पूछा जाता है। यानी कि जो आज आपका 65 और तमाम सेक्शन जो बताए जाएंगे इसमें आपका थोड़ा कठिनाई भी आती है और मेंस में भी क्वेश्चन आता है, फिर आपका 66 से कोरिलेट करके भी आता है। उसके बाद आपका 67 से थोड़ा आपका छोटे छोटे सेक्शन आएंगे, यानी कि 67 से लेकर और आपका 90A तक आपका छोटे छोटे सेक्शन है, यानी कि 4-4 मिनट के। लेकिन आपका 65 काफ़ी बड़ा है। तो फिर एक बार हम देखते हैं भाई, भूमिका आपका बांधा गया था। सबसे पहले बताया गया था दस्तावेज या डॉक्यूमेंट क्या होता है, तो डॉक्यूमेंट का इंटरप्रिटेशन किया गया है एविडेंस की धारा 3 में। और आईपीसी में भी पूछा जाता है कि डॉक्यूमेंट को कहाँ डिफाइन किया गया है, तो आईपीसी भी साथ में याद रखिएगा। और किस सेक्शन में आपका 29। इसके बाद आइए दस्तावेज की परिभाषा एक लाइन बता दिया जाए कि किसी विषय को यानी कि किसी सब्जेक्ट को किसी पदार्थ पर या तो अंक द्वारा या चिन्ह द्वारा या शब्द द्वारा या इनमें से दो द्वारा या तीनों द्वारा क्या किया गया है, अभिलिखित या वर्णित। लेकिन इरादा क्या है कि भविष्य में जब मौका आएगा तो हम चौका मारेंगे। चौका मारेंगे मतलब ये हुआ कि इसे हम लिखावट के रूप में क्या करेंगे, प्रयोग। तो आइए आपका जो क्वेश्चन बना है बेस्ट महोदय का उदाहरण तो अब याद रखिए, तीसरी बार हम बता रहे हैं। एक दूधिया है, गिनती नहीं जानता। भाई अन्यथा इस बात को कोई न ले, क्योंकि हम नहीं बता रहे हैं ये कौन उदाहरण दिए हैं, आपका वेस्ट महोदय। ये नहीं कि कोई दूधिया हो तो जान ले कि सर हमारी बेइज्जती कर रहे हैं, ये सब आपका दिमाग में न बैठाइए। इसका मतलब ये हुआ, तो एक दूधिया है गिनती नहीं जानता तो दे देगा दीवार पर लकीर खींच रहा है, चिन्ह लगा रहा है या पटरे पर। तो ये जो चिन्ह लगा रहा है क्या ये दस्तावेज माना जाएगा कि नहीं, माना जाएगा। क्योंकि दूध की मात्रा को लेकर विवाद होने पर इसे वह प्रस्तुत कर सकता है। फिर बताया गया कि दस्तावेज दो प्रकार के होते हैं जो आगे डिटेल में बताए जाएंगे। लगातार एक क्वेश्चन वहाँ से भी आता है 74 में पब्लिक डॉक्यूमेंट और 75 में प्राइवेट डॉक्यूमेंट। फिर दस्तावेजी साक्ष्य हम बताए थे दो प्रकार के होते हैं, एक प्राइमरी दूसरा सेकेंडरी, यानी कि एक मूल कापी दूसरा फोटोस्टेट कापी। यानी कि पहला आपका प्राथमिक साक्ष्य और दूसरा आपका द्वितीयक। फिर अब सेक्शन याद रखिए, एक क्वेश्चन आपका सेक्शन से पूछा जाता है, फिर हम सभी सेक्शन को एक बार कवर कर लिया जाए तब आगे बढ़ा जाए। सेक्शन भाई रट कर जाइएगा। 61 पिछली बार यूपीजे में आई थी कि किसी दस्तावेज की अंतर्वस्तु को कैसे साबित किया जाएगा, प्राथमिक साक्ष्य द्वारा, द्वितीयक दोनों, इनमें से कोई नहीं तो क्या मारेंगे, दोनों। तो कौन सी धारा बता रही हैं कि दस्तावेज की अंतर्वस्तु को प्राथमिक या द्वितीयक दोनों से साबित किया जा सकेगा, 61। फिर पिछली बार यूपीएपीओ में आया कि प्राइमरी एविडेंस कहाँ डिफाइन है, सेक्शन पूछा था तो रट्टा मारिए कौन सा सेक्शन, 62। प्राथमिक साक्ष्य पहले पेश किया जाएगा, कौन सी धारा, 64। द्वितीयक साक्ष्य कहाँ परिभाषित है, 63। द्वितीयक कितने प्रकार के साक्ष्य को द्वितीयक साक्ष्य माना गया है, 5। और डीम्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी जरूर याद रखिएगा, नया क्वेश्चन बन सकता है 65 63 का क्लास 5 हम बताए थे। फिर एक बार हम बता रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन अभी आया नहीं है, आ सकता है। अगर कोई साक्षी बोलने में असमर्थ हो तो वह अपनी अगर कोई साक्षी
जिसने दस्तावेज को देखा है, देखा है मतलब आंख से नहीं देखा है, पढ़ा है, इसका भावार्थ निकालिए, और वह उस दस्तावेज के बारे में मौखिक रूप से बयान दे रहा है, तो उसके द्वारा दिया गया मौखिक बयान मौखिक साक्ष्य न मानकर दस्तावेजी साक्ष्य माना जाएगा। और किस में आएगा? प्राथमिक के द्वितीयक, तो द्वितीयक। पहले दस्तावेजी माना जाएगा कि मौखिक, ये बंटवारा कर लीजिएगा। तो मौखिक नहीं, क्या माना जाएगा? माना जाएगा, वास्तव में वो है नहीं, जहां भी आ जाए ये माना जाएगा। तो माना जाएगा का मतलब ये हुआ कि अनुमान लगाया जाएगा। अब आइए इसको आगे बढ़ाना है। अब द्वितीयक साक्ष्य की परिभाषा 63 में दी गई है और 5 प्रकार के साक्ष्यों को द्वितीयक या निकृष्ट या गौण साक्ष्य माना गया है। सेकेंडरी एविडेंस गौण भी कहा जाता है। द्वितीयक साक्ष्य अधिकार के रूप में न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। द्वितीयक साक्ष्य को प्रस्तुत करने के पहले आपको ये दिखाना ही होगा कि हजूर 65 की 7 दशाओं में से एक दशा विद्यमान है, अतः हमारा सेकेंडरी एविडेंस स्वीकार किया जाए। यानी कि सबसे पहले आपको ये साबित करना पड़ेगा कि न्यायालय में कि जो मैं द्वितीयक साक्ष्य पेश करने जा रहा हूँ सेक्शन 63 के तहत, वह द्वितीयक साक्ष्य हैं। यानी कि 5 में से एक में क्या करेंगे? कहीं सेट। उसके बाद आपको साबित करना पड़ेगा कि धारा 65 की 1(7) में से एक कंडीशन विद्यमान है, अतः मेरा सेकेंडरी एविडेंस आप ग्रहण करिए, यानी कि स्वीकार करिए। अब ये है कि इस धारा 65 की 7 दशाओं में से कोई एक कंडीशन आपका प्रेजेंट टाइम में है, इस बात को साबित करने का भार किस पर होगा? यानी कि बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होगा? तो 65 के साथ एक और धारा जोड़िएगा 104, आगे बताया जाएगा। सेक्शन 104 ये बताता है कि जो व्यक्ति द्वितीयक साक्ष्य देना चाहता है उसी व्यक्ति पर यह सबूत का भार होगा कि वह साबित करे कि 65 में से 7 कंडीशन में से कोई एक कंडीशन विद्यमान है, और तब उसका द्वितीयक साक्ष्य सुसंगत होगा। अगले नियम पर आइए। देखिए, विधि का ये नियम है कि जहाँ तक हो सके बेस्ट एविडेंस पेश किया जाए, और बेस्ट एविडेंस आपका ओरिजिनल कॉपी होती है, प्राथमिक साक्ष्य होती है। अतः जिस विषय पर प्राथमिक साक्ष्य उपलब्ध हो, तो हर हाल में कानून कहता है कानून हर हाल में कहता है कि उस तथ्य को, उस दस्तावेज को प्राथमिक साक्ष्य द्वारा प्रूफ किया जाना चाहिए। चूंकि द्वितीयक साक्ष्य घटिया प्रकार का साक्ष्य होता है, निकृष्ट होता है, सेकेंडरी होता है, सहायक होता है, अतः घटिया प्रकार के साक्ष्य को, निकृष्ट साक्ष्य को, बेकार साक्ष्य को बाहर रखना चाहिए। ये विधि का नियम है। घटिया प्रकार के साक्ष्य को तभी लिया जाना चाहिए जब बेस्ट एविडेंस या उत्तम क्वालिटी का साक्ष्य मौजूद न हो। इसका मतलब एक लाइन में आया कि द्वितीयक साक्ष्य तभी दिया जा सकता है जब प्राथमिक साक्ष्य का अभाव हो। और कब दिया जा सकता है, ये किस सेक्शन में कंडीशन बताई गई है? 65। तो कम से कम कितनी कंडीशन? अब तो रट डालिए, कितनी कंडीशन है? 7 बताना हमारा कार्य, अभी बताया नहीं जा रहा है।
अब एक और आपका इस पर देखना है 65 में दिया क्या गया है। तो 65 में दो बातें बताई गई हैं। पहली बात कि 7 कंडीशन बताई गई हैं। अगर उन कंडीशनों में से कोई भी एक कंडीशन प्रेजेंट है, विद्यमान है, तो आप द्वितीयक साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते हैं। अब द्वितीयक साक्ष्य प्रस्तुत करने की अवस्थाएं भी बताई गई हैं, और जो टेक्निकल क्वेश्चन बनता है वही गलत होता है। और 65 में वह द्वितीयक साक्ष्य भी बताया गया है जिसे न्यायालय में पेश किया जाएगा, यानी कि 65 वह दशा भी बताती हैं और वह द्वितीयक साक्ष्य भी बताती हैं जिस दशा में और जिस द्वितीयक साक्ष्य को आप पेश कर सकते हैं। तो केवल कंडीशन ना मार कर आ जाइएगा। अगर देखिए क्या क्या बताती हैं तो दशा भी बताती हैं, कंडीशन, और दूसरा क्या बताती हैं कि कौन सा द्वितीयक साक्ष्य पेश किया जाएगा, किस प्रकार का। तो दोनों हम बताते रहेंगे साथ साथ। आइए देखा जाए आपका देखिए 65 में आपका पहले तो आपका हेडिंग देखिए और तब पहला क्लास देखा जाए। पहला क्लास ही काफी महत्वपूर्ण है। थोड़ा कई लोगों को भाई समझने में दिक्कत होगी। आपका फिर एक बार एक एक शब्दों को हम तोड़ रहे हैं, और आप भी प्रयास करिए कि घर पर पढ़ते समय भाई ऐसे ही पढ़िए। देखिए बैरक की भाषा भाई अवस्थाएं जिनमें दस्तावेजों के संबंध में द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकेगा। तो आपका केवल अवस्था ही नहीं, मैं फिर बता दूं, कौन सा द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकेगा ये भी 65 बताती है। ये जरूर याद रखिए। कौन, देखिए किसी दस्तावेज के अस्तित्व, तो बताइए दस्तावेज के अस्तित्व का मतलब दस्तावेज का मौजूद होना। दस्तावेज का क्या, एग्जिस्ट होना, मौजूद होना। दस्तावेज की दशा, दस्तावेज किस कंडीशन में था, या अंतर वस्तु। अंतर वस्तु मतलब न समझ में आए लिख लीजिए दस्तावेज के अंदर कही गई बातें, कंटेंट्स। तीनों शब्द याद रखिए। आपका एक बार पूछा गया एमपी में कि 65 के तहत क्या दिया जाएगा, किसका द्वितीयक साक्ष्य दिया जाएगा। तो हम ऑप्शन बना रहे हैं, इसी पर एमपी में आ चुका है। किसी दस्तावेज के अस्तित्व के बारे में, सेकंड दिया है किसी दस्तावेज की दशा के बारे में, तीसरा दस्तावेज की अंतर वस्तु के बारे में, उपर्युक्त सभी। तो कई लोग मारेंगे अंतर वस्तु, केवल अंतर वस्तु नहीं, तीनों के बारे में। और अंडरलाइन कर लीजिए पहले 3 शब्द। आइए तो द्वितीयक साक्ष्य निम्नलिखित अवस्थाओं में तो कितनी अवस्थाएं दी गई हैं, 7 दिया जा सकेगा। अब एक लाइन और यहाँ समझिए, तब पहली अवस्था हम शुरू करें। थोड़ा कठिन जरूर है। एक लाइन ये जानना है कि किसी भी मूल कॉपी का या प्राथमिक साक्ष्य का द्वितीयक साक्ष्य तभी दिया जा सकता है जब मूल कॉपी को या प्राथमिक साक्ष्य को साक्ष्य में स्वीकार किया जा सकता था। इसका मतलब ये हुआ कि प्राथमिक साक्ष्य ग्राह्य होने पर ही उस प्राथमिक साक्ष्य का द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकेगा। यदि प्राथमिक साक्ष्य ही अग्राह्य था तो क्या कोई पक्षकार उसका द्वितीयक साक्ष्य दे सकेगा कि नहीं, नहीं दे सकेगा। ये याद रखिएगा। प्राथमिक साक्ष्य ग्राह्य होने पर ही 65 के तहत आने वाली दशाओं में
उसका सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकेगा। याद रख करके जाइएगा। अब एक पहले हम उदाहरण बना लें और तब उसी पर आपका शब्दों को हम मथेंगे। देखिए आपका ए और बी, ध्यान से समझिए। ए चाहता है कि वह किसी दस्तावेज का द्वितीयक साक्ष्य पेश करे। कौन सा साक्ष्य? द्वितीयक। और किसके विरुद्ध पेश करना चाहता है? बी के। तो ऐसी दशा में सबसे पहले तो सेक्शन आपका सबसे पहले ए को साबित करना पड़ेगा कि हजूर जो मैं द्वितीयक साक्ष्य पेश कर रहा हूँ वह 63 में 5 प्रकारों में से किसी में सेट हो रहा है। दूसरा ए को साबित करना पड़ेगा कि हजूर 65 में 7 दशा में से कोई एक दशा विद्यमान है, अतः हमारा द्वितीयक साक्ष्य या घटिया साक्ष्य आप क्या करिए? स्वीकार। तो 7 दशा साबित करने का भार तुरंत एक एविडेंस की धारा जोड़िएगा 105। तो किस पर होगा सबूत का भार? बताइए, ए पर कि बी पर? ए पर। ए को ही ये साबित करना पड़ेगा कि 65 में की 7 दशाएं क्या है में से कोई एक विद्यमान है। कौन सी धारा? रट कर जाइएगा, आपका 104 यूपी में आ चुका है ये। अब आइए आपका आगे बढ़ा जाए। खंड ए देखिए, एकदम शब्दशः पहले तोड़िएगा। आपका खंड ए देखिए, खंड ए से क्या क्या पढ़ना है, इसको कोरिलेट करना पड़ेगा भाई। जब भी 65 का क्लास ए पढ़िए तो तुरंत 66 पढ़ना है। किसके साथ? तो अब बताइए, धारा 66 किसकी पूरक धारा हो गई, किसकी सप्लीमेंट्री धारा हो गई? नए नए क्वेश्चन कुछ बना रहा हूँ मैं, यही सब आता है वर्तमान में। तो 65 ए की पूरक धारा कौन हो गई? 66। और जब भी 66 पढ़िएगा तो 89, देखिए सही है ना, थोड़ा एक बार देखिए तो 89, एक बार देखिए तो सही है ना। हाँ भाई, हर एक चीज याद नहीं रहता तो एक बार देख लेने में कोई बुराई नहीं है आपका। देखिए आपका कैसे पढ़ना है, इसको थोड़ा सतर्क रहिए। जब भी 65 पढ़िए तो इसी के साथ नहीं, जब भी 65 का क्लास ए अर्थात पहली कंडीशन आप पढ़ेंगे तो तुरंत आप पढ़ेंगे 66 को, इसके बाद आपका 89 को, इसके बाद 163 को, और इसके बाद 164 को, और इसके बाद आपका एक और हम बताएंगे आपका, वो तो आपका 65 से ही जुड़ा था। 104 पढ़ते समय ही एक सेक्शन और एविडेंस का पढ़ना था 136। तो पहले इसको निपटा लें तब इसको नीचे आते हैं भाई। देखिए आपका फिर एक बार देखिए 104 फिर बताना पड़ेगा। जो पक्षकार न्यायालय से चाहता है कि वह उसका द्वितीयक एविडेंस स्वीकार कर ले तो उसे साबित करना पड़ेगा कि 65 की 7 कंडीशन में से एक विद्यमान है, लेकिन न्यायालय इस नियम को शिथिल कर सकता है। धारा 136 के तहत, 136 के तहत, और द्वितीयक साक्ष्य को पहले स्वीकार कर सकता है और कंडीशन साबित करने के लिए बाद में कह सकता है। लेकिन छूट नहीं, पूरी तरह छूट नहीं, शिथिल किया जा सकता है। और द्वितीयक साक्ष्य पहले एक्सेप्ट कर लिया गया और कह सकता है न्यायालय कि आप मैंने 65 की 7 दशाओं में से किसी एक को बाद में साबित करिएगा, लेकिन छूट नहीं। अब आइए 65 ए देखा जाए, ये छोड़ दीजिए अभी 66 अब तो कोरिलेट करके बताया गया। देखिए शब्द सब भाई, उदाहरण हमेशा बना रहे भाई तभी चलेगा आपका। ए बी कौन द्वितीयक साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहता है? ए। तो देखिए, जबकि यह दर्शित कर दिया जाए या प्रतीत होता है, देखिए कैसे पढ़िएगा आप। जबकि
जबकि यह दर्शित कर दिया जाए या प्रतीत होता है, माने महसूस होता है, इंडिकेट होता है, प्रतीत होता है कि मूल ऐसे व्यक्ति के कब्जे में या शक्त्याधीन है, यानी कि जो ओरिजिनल कॉपी हैं, प्राथमिक साक्ष्य हैं या मूल कॉपी हैं, वह ऐसे व्यक्ति के कब्जाधीन या कब्जे में है या शक्त्याधीन है, शक्त्याधीन है, शक्त्याधीन है। पहला है जिसके विरुद्ध उस दस्तावेज का साबित किया जाना इप्सित किया गया है, यानी कि जिसके विरुद्ध उस दस्तावेज का साबित किया जाना चाहा गया है, इप्सित ना आए तो चाहा गया है, इच्छित किया गया है, माने इच्छा व्यक्त की गई। अभी हम उदाहरण से सेट करेंगे। दूसरा देखिए क्या कर, जो न्यायालय की आदेशिका के पहुंच के बाहर है या आदेशिका के अधीन नहीं है, यानी कि न्यायालय की आदेशिका के या तो पहुंच से बाहर, पहुंच से क्या है, बाहर है, या बाहर तो नहीं है लेकिन पहुंच के अध्याधीन नहीं है। और तीसरा आपको ये बताया जा रहा है जो उसे पेश करने के लिए वैध रूप से बाध्य है, यानी कि जो उसे पेश करने के लिए कानूनी रूप से, वैध रूप माने क्या, कानूनी रूप से क्या है, बाउंड है। अंतिम शब्द देखिए, और यह कि ऐसा व्यक्ति धारा 66 में वर्णित सूचना के पश्चात उसे पेश नहीं करता। इसका मतलब ये हुआ कि 760 आपका जो सेक्शन 66 है, ऐसे व्यक्ति को एक नोटिस दी गई है, सूचना दी गई है, और सूचना के बावजूद भी वह मूल कॉपी पेश नहीं करता। अब आइए, ये आपका पहले खंड में है, आपका 66 से भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन इतना पहले शब्दों को समझने का प्रयास करिए। आपका अब देखिए यहाँ से उठाते हैं हम उदाहरण से, और एक एक शब्द समझिए, थोड़ा कठिन जरूर है लेकिन प्रयास करिए समझने का। ये चाहता है कि वह बी के खिलाफ द्वितीयक साक्ष्य पेश कर दे। तो पहली कंडीशन ये बताती है 65 के ए की, 7 दशा में से कौन सी दशा पहली, कि ए को यह साबित करना होगा, यानी कि जबकि, यानी कि ए कह रहा है न्यायालय को विश्वास दिलाए कि जबकि यह दर्शित किया गया है। अब कौन दर्शित कर रहा है, ए, भाई बी नहीं, कौन दर्शित कर रहा है, दर्शित किया गया है का मतलब ये हुआ प्रूफ कर दिया गया है या न्यायालय में सिद्ध कर दिया गया है, न्यायालय में क्या कर दिया गया है, साबित। भाई पहले तो दर्शित को समझिए, दर्शित माने क्या, ना है तो बैरक पर लिख लीजिए। साबित कर दिया गया है, सिद्ध कर दिया गया है, प्रमाणित कर दिया गया है। किसके द्वारा प्रमाणित कर दिया गया है, जो व्यक्ति द्वितीयक साक्ष्य क्या करना चाहता है, प्रस्तुत। या प्रतीत होता है, प्रतीत होता है मतलब कि पूरी तरह तो साबित नहीं किया गया, लेकिन न्यायालय के मन में एक पॉसिबिलिटी, एक संभावना बैठा दी गई है। तो प्रतीत होना का मतलब क्या हुआ कि संभावना, यानी कि ए न्यायालय में ये संभावना दिखा चुका है, पॉसिबिलिटी दिखा है, पूरी तरह साबित नहीं किया है, लेकिन न्यायालय के मन में एक संदेह जरूर पैदा कर दिया है। क्या दिखा के, संभावना, क्या दिखाया है, यानी कि ए या तो न्यायालय में ये साबित कर दिया है या न्यायालय के मन में एक संभावना दिखा दिया है कि हजूर जो मूल कॉपी है, मूल कॉपी माने धारा 62 वाली कॉपी, यानी कि प्राथमिक साक्ष्य। अब आइए, जो ये मूल कॉपी है यह ऐसे व्यक्ति के कब्जे में है
अब बताइए, यहाँ कब्जे का मतलब आपका हुआ कि हजूर ये जो मूल कापी है इस दस्तावेज की, वह बी के पोजेशन में है, यानी कि बी रखा है। कौन रखा है? बी कब्जे में है। मतलब क्या, किसके कब्जे में है? बी के। या कब्जे में नहीं है तब क्या है? बी के सत्याधीन। सत्याधीन का मतलब ये हुआ कि जिस व्यक्ति के पास डॉक्यूमेंट ओरिजिनल हैं, बी का कुछ न कुछ उस व्यक्ति पर पावर है। अगर बी चाहे तो उस व्यक्ति से मांग कर ओरिजिनल कॉपी क्या कर सकता है? पेश कर सकता है। जैसे कि बी के एजेंट के पास है, बी ने गिरवी रखा है, बी ने बंधक रखा है। बी अगर चाहे तो गिरवी तोड़वा के और क्या करे, वह मूल कॉपी ला सकता है। बी अपने सेवक के पास रखा है, तो बताइए सेवक और अभिकर्ता पर कुछ शक्ति रखेगा कि नहीं? भी रखेगा। यानी कि हजूर मूल कॉपी ऐसे व्यक्ति के पास, बी के, या तो डायरेक्ट इसके कब्जे में है, या मूल कॉपी ऐसे व्यक्तियों के कब्जे में है जिस पर भी कुछ न कुछ क्या रखता है? अथॉरिटी, प्राधिकार, शक्ति। चाहे तो मूल कॉपी क्या कर सकता है? ला सकता है। अब अगला देखिए, इतना आ गया ना, इतना तक। अब क्या दिखाना पड़ेगा आपका? ये दिखाना पड़ेगा पहला कि जबकि यह दर्शित कर दिया जाए या साबित कर दिया जाए कि हम हजूर मूल कॉपी ऐसे व्यक्ति के कब्जे में या सत्याधीन है जिसके विरुद्ध हम द्वितीयक साक्ष्य क्या करना चाहते हैं? पेश करना चाहते हैं। तो फिर पूरा देखिए, ये न्यायालय में यह साबित करे कि हजूर साबित करे या न्यायालय के मन में संदेह पैदा कर दे कि हजूर प्राथमिक साक्ष्य ऐसे व्यक्ति के कब्जे में या शक्ति के अधीन है जिसके विरुद्ध हम द्वितीयक साक्ष्य क्या करना चाहते हैं? देना चाहते हैं। तो इस उदाहरण में बताइए, एक किसके विरुद्ध देना चाहता है द्वितीयक साक्ष्य? बी के। तो बी के कब्जे में या सत्याधीन है। दूसरा, या हजूर मूल कॉपी ऐसे व्यक्ति के कब्जे में या शक्ति के अधीन है जो न्यायालय की आदेशिका के पहुंच के क्या है? बाहर। पहुंच के बाहर का मतलब ये हुआ कि हजूर बी, यानी कि जिसके विरुद्ध हम मूल का द्वितीयक साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे, तो जो बी हैं आप उसी के कब्जे या शक्ति के अधीन मूल कॉपी हैं, और बी न्यायालय की आदेशिका के क्या हैं? पहुंच के बाहर हैं। अर्थात यदि आप आदेश भी जारी करेंगे तो उस आदेश की तामील, यानी कि मूल कॉपी के लिए अगर आप सूचना भी देंगे तो वह ऐसी जगह पर है जहाँ की आपकी आदेशिका पहुँच ही नहीं पाएगी। तो क्यों समय आप गंवाएं मूल कॉपी के लिए? मैं द्वितीयक साक्ष्य प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, इसको क्या कर लीजिए? एक्सेप्ट कर लीजिए। भाई मैं द्वितीयक साक्ष्य क्या कर रहा हूँ? प्रस्तुत। या ये दिखा सकता है कि हजूर मूल ऐसे व्यक्ति के कब्जे या शक्ति के अधीन है जो न्यायालय की आदेशिका के अध्याधीन नहीं है। अध्याधीन का मतलब ये हुआ कि यदि न्यायालय ऐसे व्यक्ति के खिलाफ समन जारी करे और कहे कि मूल कॉपी लाइए, तो ऐसी दशा में वह न्यायालय के समन के अध्यधीन नहीं है। अर्थात न्यायिक आदेशिका से उसे छूट मिली है। क्या मिली है? छूट। अध्याधीन नहीं है मतलब उसको पालन करने के लिए वो बाध्य नहीं, छूट मिली है। तो जब पहुंच से बाहर हैं या छूट मिली है, तो क्यों हम भी को सूचना दे? आप हमारा कौन सा आप उस मूल दस्तावेज का कौन सी कॉपी स्वीकार कर लीजिए? सेकेंडरी या द्वितीयक। तीसरा देखिए, या ऐसे व्यक्ति के कब्जे में या शक्ति के अधीन मूल है
जो पेश करने के लिए कानूनन क्या है बाध्य। तो मान लीजिए कि ए ये दिखाए कि हजूर बी कानूनी रूप से मूल कॉपी को न्यायालय में पेश करने के लिए क्या है बाध्य हैं, लेकिन आपका पेश नहीं करता है। तो पेश नहीं करता है तो हमारा घटिया ही साक्ष्य सही, यानी कि द्वितीयक साक्ष्य ही सही, आप क्या कर लीजिए स्वीकार। लेकिन अब अंत में लेकिन भी लगाना है। लेकिन ये नियम तब जबकि किस धारा 66 के तहत ए ने बी को क्या दे रखी हो सूचना। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 65 के क्लाज ए के तहत ये द्वितीयक साक्ष्य तभी प्रस्तुत कर सकता है जब 65 की इन दशाओं को न्यायालय में साबित करे। इसके बाद भी एक है, और ए ने बी को क्या दिया है धारा 66 के तहत सूचना दी है, और सूचना पर किसने मूल कॉपी नहीं लाया बी ने। तो भाई आपका 66 मैंने कल बताया जाएगा, ये नहीं कि तुरंत, क्योंकि आपका 65 के जो 7 दशाएं हैं वे हम चल रहे हैं। लेकिन दिमाग में बैठाए रहिए कि 66 स्वतंत्र धारा नहीं है, किसके साथ ऐड है आपका 65 के क्लाज ए। अब यही थोड़ा कठिन था, यानी कि भाई किसी को न समझ में आया हो तो बताए, फिर बताया जाएगा, नहीं तो हम आपका पूरा चार्ट बनाकर एक एक शब्दों को बताया गया, न समझ में आया हो तो फिर बताया जाए, क्योंकि आपका फिर कोरिलेट कर किया जाएगा तो 2 मिनट के लिए ये चार्ट बनाना आवश्यक रहेगा, क्योंकि इसी चार्ट पर किस सेक्शन को हम कवर करेंगे 66। अब अगला देखिए दूसरा क्लास भाई, अब आसान आसान क्लास है 6, लेकिन मेंस के लिए याद रखिए। देखिए, जबकि मूल के अस्तित्व दशा या अंतर वस्तु को उस व्यक्ति द्वारा जिसके विरुद्ध उसे साबित किया जाना है या उसके हित प्रतिनिधि द्वारा लिखित रूप में स्वीकृत किया जाना साबित कर दिया गया है। देखिए इसका फिर उदाहरण देखिए, बहुत आसान है, थोड़ा शब्दों का जाल है। ए चाहता है कि वह बी के खिलाफ द्वितीयक साक्ष्य पेश करे, तो ए क्या कर सकता है द्वितीयक साक्ष्य पेश करने से पहले दूसरी कंडीशन की दिखा सकता है कि हजूर बी, ध्यान समझिए, या तो बी, भाई फिर मैं बता रहा हूं, या तो बी या उसका आपका हित प्रतिनिधि, फिर एक बार समझिए, ए अगर यह साबित कर दे कि हजूर बी या बी का हित प्रतिनिधि या विधिक प्रतिनिधि, तो एक और बना लिया जाए बी का हित प्रतिनिधि कौन सी, या तो बी यानी कि दूसरा पक्षकार या उसका कौन हित प्रतिनिधि सी, जो दस्ता मूल कॉपी में, मूल कॉपी यानी कि प्राथमिक साक्ष्य में, प्राथमिक साक्ष्य यानी कि मूल डॉक्यूमेंट में जो बातें उसके अस्तित्व के बारे में उसके अस्तित्व के बारे में या मूल कॉपी की दशा के बारे में या मूल कॉपी की अंतर्वस्तु के बारे में, ये लिखित रूप से क्या किए हैं, ये सब एक्सेप्ट कर लिए हैं, यानी कि क्या किए हैं स्वीकृति। इसका मतलब ये हुआ कि मूल कॉपी के अस्तित्व दशा या मूल कॉपी में क्या लिखा गया था, ये लिखित रूप में, मौखिक नहीं, कैसे लिखित रूप में विपक्षी ने, यानी कि जिसके विरुद्ध हम द्वितीयक साक्ष्य देना चाहते हैं, तो किसके विरुद्ध दे रहा है बी, या तो बी ने या इसके हित प्रतिनिधि ने लिखित रूप में इसे एक्सेप्ट कर लिया है कि मूल कॉपी में ये बातें थी, और उस लिखित को जो बी या बी का हित प्रतिनिधि लिखा है उसे न्यायालय में
साबित कर दिया गया हो कि साबित न किया गया हो, तो क्या लिखा है बेरेक्ट, प्रूफ कर दिया गया है। तो ए तुरंत अब द्वितीयक साक्ष्य दे देगा, क्योंकि जिसके विरुद्ध आपका पेश करना है वहीं लिख पढ़ कह रहा है कि दस्तावेज मूल कॉपी में ये लिखा था। तो अब हम फिर यहीं सतर्क रहना है अच्छे से। हम फिर एक बार कंसेप्ट बनाते हैं। 65 में केवल वह दशाएं ही नहीं दी गई है जिनमें आप द्वितीयक साक्ष्य देंगे, बल्कि कौन सा द्वितीयक साक्ष्य देंगे ये भी बताया गया है। तो पहले में हमने बताया तो कोई भी द्वितीयक साक्ष्य चल जाएगा, लेकिन खंड बी में कोई द्वितीयक साक्ष्य नहीं चलेगा। द्वितीयक साक्ष्य के रूप में जो वह लिखित स्वीकृति है किसके द्वारा, या तो बी द्वारा या बी के हित प्रतिनिधि द्वारा। तो द्वितीयक साक्ष्य के रूप में क्या कौन सी चीज यहाँ पेश की जाएगी, तो आप क्या बताएंगे, केवल और केवल लिखित स्वीकृति। तो कौन लिखित स्वीकृति किया है, बी तथा सी, जो भी करे, यानी कि इनकी लिखित स्वीकृति द्वितीयक साक्ष्य के रूप में कौन पेश कर देगा, ए, और मूल कॉपी को लाने की आवश्यकता नहीं। लेकिन कब, जबकि विपक्षी या उसका हित प्रतिनिधि मूल कॉपी में क्या लिखा गया था इस बात को मौखिक रूप से नहीं, किस रूप में, लिखित रूप में एक्सेप्ट कर ले, और न्यायालय में उसकी स्वीकृति क्या कर दी गई हो, साबित, बिना साबित के नहीं। तीसरा देखिए, जबकि आपका मूल नष्ट हो गया हो, अब आइए नष्ट कराइए भाई, या खो गया हो। पहले दो शब्द देखिए, यानी कि अगर ए बी के खिलाफ द्वितीयक साक्ष्य देना चाहता है तो ऐसी दशा में ए इस बात को साबित कर सकता है कि हजूर जो मूल कॉपी है वह क्या की गई है, आपका नष्ट हो गई है या खो गया है। मान लीजिए ए चाहता है कि वह द्वितीयक साक्ष्य अपना प्रस्तुत करे, तो आपका तीसरा कंडीशन ये है कि ए दिखाए कि हजूर जो ओरिजिनल कॉपी थी, जो मूल कॉपी थी, वह क्या हो गई है, नष्ट हो गई है या खो गई है। तो दो चार उदाहरण बताइए। नष्ट हो गई का मतलब बाढ़ आ गई, क्या हो गया, गल गया। मान लीजिए बघाड़ा है निचला इलाका, तो आपका बाढ़ आया, मैं घर गया था, ओरिजिनल कॉपी हाई स्कूल का रखा था, सड़ के क्या हो गया, स्वाहा। और उसके बाद से दीमक क्या कर लिए, चाट लिए, मैं तो 1 माह बाद आया। ये कहा जा सकता है कि फोटो स्टेट ही लीजिए तब तक, क्योंकि ओरिजिनल कॉपी क्या हो गया, नष्ट। नष्ट हो गया मतलब कि भाई आग लग गई, जल गया, या चूहों ने क्या किया, कुतर डाला, या रखा था कहीं गुम हो गया, बहुत प्रयास किया खोजने का, मिला नहीं तो ये खो गया। देखिए, या तो आपका मूल कॉपी क्या हो गया हो, या भूकंप आया, मकान गिरा, उसी में कहीं दब कर क्या हुआ, फिर बारिश हुई, गल गया, ये दिखा सकते हैं। या रखे थे अलमारी में, दीमक चाट गए, तो दीमक चाट गए, तो ऐसी दशा में मूल कॉपी अब क्या हो गई है, नष्ट। तो मूल कॉपी तो नहीं है, अतः आप कौन सी कॉपी ले लीजिए, हमारी द्वितीयक। या खो गई है, खो गई माने चोरी हो गई, या गुम हो गई, रास्ते में जा रहा था, ट्रेन में आ रहा था, मूल कॉपी लेकर मैं सो गया और कोई रफू चक्कर हो गया लेकर हमारा बैग, उसी में मूल कॉपी थी। बहुत ज़्यादा घटनाएं हो रही है, ट्रेन में घटनाएं ज़्यादा हो रही है, मूल कॉपी लेकर क्या कर रहे हैं, फरार। तो फिर आपका सेकंड प्रतिलिपि बनवाई जाती है, अब कई हजार खर्चा होंगे तब बनेगा। अगला देखिए भाई, इसमें आपका बेरेक्ट समाप्त नहीं हुआ, तीसरे का देखिए अगला। देखिए आपका भाई तीसरा फिर से, जबकि मूल नष्ट हो गया है, ये दिखाए कि मूल कॉपी क्या हो गए, नष्ट।
या खो गया, खो गया का 2-3 उदाहरण हमने बताया। अथवा उसकी अंतर्वस्तु का साक्ष्य देने की प्रस्थापना करने वाला पक्षकार अपने स्वयं के व्यतिक्रम या उपेक्षा से अनुद्भूत अन्य किसी कारण से उसे उचित समय में पेश नहीं कर सकता। सबसे खतरनाक है ये, इसको पहले सीधा समझिए तब आपका बैरक समझिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ए चाहता है कि वह द्वितीयक साक्ष्य दे, तो ए को दिखाना पड़ेगा कि हजूर आपका हमने न तो कोई उपेक्षा बरता और न ही हमने कोई डिफॉल्ट किया, फिर भी हम उचित समय पर मूल कॉपी को प्रस्तुत नहीं कर सकते, अतः हमारा द्वितीयक साक्ष्य स्वीकार कर लीजिए। फिर एक बार समझिए, शब्द थोड़ा घुमावदार है आपका, फिर एक बार समझिए, पहले सीधे अर्थों में मैं बता रहा हूँ। ये अगर द्वितीयक साक्ष्य पेश करना चाहता है तो ये अगर ये दिखा दे कि मैंने कोई नेग्लिजेंस नहीं बरता, मैंने कोई उपेक्षा नहीं बरती, मैंने कोई व्यतिक्रम या डिफॉल्ट या चूक भी नहीं किया, और फिर भी मैं उचित माने युक्त समय या आपका उचित समय में मूल कॉपी नहीं पेश कर सका, अतः मेरी द्वितीयक साक्ष्य को क्या किया जाए, स्वीकार। अब यही टेक्निकल पॉइंट आपका फंसाता है और यही 90% लोग गलत करके आएंगे। अगर ए ने उपेक्षा बरती है या ए ने चूक किया, डिफॉल्ट किया या व्यतिक्रम के कारण अगर ए समय पर मूल कॉपी नहीं पेश कर पाया या एक की ही गलती थी जिसके कारण ए मूल कॉपी नहीं पेश कर पाया, तो ए का द्वितीयक साक्ष्य भी न्यायालय स्वीकार नहीं करेगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ए को यह साबित करना ही होगा कि समय के अंदर मूल कॉपी पेश न करने का कारण मेरी उपेक्षा या मेरी चूक नहीं है। अगर एक ही चूक के कारण, डिफॉल्ट के कारण या एक ही नेग्लिजेंस के कारण समय पर मूल कॉपी नहीं आ पाई है, तो एक को द्वितीयक साक्ष्य देने का भी हक नहीं है। अब बेयरक देखिए कितना कठिन है, इसी बात को देखिए निगेटिव में कैसे लिखा है। फिर मैं बता रहा हूँ, बेयरक समझिए भाई। देखिए, एक तो जबकि मूल नष्ट हो गया अलग कर दीजिए, जबकि मूल खो गया अलग कर दीजिए, इसमें द्वितीयक साक्ष्य दे सकता है। लेकिन एक और कंडीशन है तीसरी, इसमें देखिए फिर हम शब्द बता रहे हैं, कठिन है और गलत हो के आता है ज्यादा लोगों से, यही पकड़ना है आपको। देखिए, अथवा उसकी अंतर्वस्तु का साक्ष्य देने की प्रस्थापना अपने प्रपोजल, तो बताइए कौन उसकी अंतर्वस्तु का द्वितीयक साक्ष्य सुधारण में देना चाहता है, ए। तो प्रस्थापना करने वाला पक्षकार यानी कि ए, कौन इसमें, ए अपने स्वयं के व्यतिक्रम माने डिफॉल्ट या चूक या उपेक्षा से अनुद्भूत का मतलब ये हुआ कि जो व्यतिक्रम या उपेक्षा हुई है इसके कारण न हुआ हो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक उपेक्षा के कारण या चूक के कारण मूल कॉपी समय से पेश नहीं हुई है, तो ए को द्वितीयक साक्ष्य देने का भी हक नहीं होगा। ये भाई देखिए शब्दों का जाल है, थोड़ा शब्द को पकड़े रहिएगा और तभी आप तीसरे खंड को पकड़ेंगे। भाई कोई समस्या हो तो बताइए, दोनों एंगल से बताया गया। जो अनुद्भूत लिखा है
माने उससे उत्पन्न न हुआ हो, उपेक्षा उसकी न हो और न ही उसका क्या हो, कोई चूक या व्यतिक्रम या डिफॉल्ट हो, तब द्वितीयक साक्ष्य पेश करेगा। चौथा देखिए डी, जबकि मूल इस नेचर का है कि उसे आसानी से स्थानांतरित नहीं किया जा सकता, तो कुछ तो उदाहरण बताइए कि मूल इस प्रकृति का है कि आसानी से उसे एक जगह से दूसरे जगह तक नहीं लाया जा सकता। तो मैं तीन चार उदाहरण बताता हूँ। देखिए आपका बहुत बड़ा बड़ा दस्तावेज हैं, दो कमरों में, जैसे कि आपका सुब्रत राय के मामले में भाई, सुब्रत राय के मामले में 7 ट्रक दस्तावेज जब्त किए गए थे। अब आप लोग बताइए क्या 7 ट्रक दस्तावेज आपका क्या न्यायालय में पेश कर दिया जाए तो न्यायालय में आसानी से रखा जा सकता है कि नहीं? नहीं, जगह ही नहीं है, फाइल रखने की तो जगह नहीं है। तो ऐसी दशा में आपका जब आपका कह सकते हैं कि मूल इस नेचर का है कि आसानी से एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा सकता, तो उसका द्वितीयक साक्ष्य क्या किया जाना चाहिए? पेश। और तीन चार उदाहरण देखिए अच्छे अच्छे, इसमें कौन आएंगे? समाधि पर जो पत्थर लगे लगे रहते हैं उस पर जन्म और मृत्यु का समय लिखा रहता है, या ज्यादातर मृत्यु का। तो बताइए अब हर एक मामले में कब मृत्यु हुई तो क्या पत्थर ही उखाड़ कर न्यायालय में पेश किया जाए? क्या आसानी से लाया जा सकता है? नहीं। या जैसे कि आपका कई मकान देखे होंगे तो पत्थर का बोर्ड लगा है कि इस सन में बना, तो इस सन में बना तो क्या उसे उखाड़ कर लाया जाए कोर्ट में कि कब बना, कि फोटो वोटो खींच के द्वितीयक साक्ष्य दे दिया जाए? दे दिया जाए। एक और उदाहरण देखिए सबसे अच्छा, कभी काल आप बस या ट्रेन से यात्रा करिए तो पेड़ों पर नंबरिंग लिखी रहती है, वो मूल साक्ष्य है। अब बताइए क्या पेड़ को आसानी से आपका उखाड़ कर और कोर्ट में पेश किया जा सकता है कि कितने पेड़ लगे? नहीं। तो ऐसी दशा में जब आसानी से पेश ही नहीं किया जा सकता तो कानून कहता है कि उसका द्वितीयक साक्ष्य क्या करिए? पेश कर दिए। एक व्यक्ति जाएगा और पेड़ों की गिनती करेगा और कितनी गिनती किया क्या करेगा? पेश कर देगा, आसानी रहेगी। तो जो गिनती पेश करेगा कि इतने पेड़ों पर नंबरिंग है, वह द्वितीयक साक्ष्य होगी कि प्राथमिक? द्वितीयक। प्राथमिक। प्राथमिक कब होगा? जब पेड़ को उखाड़ कर क्या करिए न्यायालय में पेश कर दीजिए। तो आपका इसीलिए बना। अगला देखिए, जबकि धारा 74 के अंतर्गत एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। अब आइए भाई, देखिए आपका यहाँ भी क्वेश्चन अच्छा बनता है। अगर मूल कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट हो तो पब्लिक डॉक्यूमेंट के बारे में मैं बताया था और इसको कोरिलेट करके ही पढ़िएगा। 65 का आपका चल रहा है ई, पांचवा क्लास ई चल रहा है। ई को जब भी पढ़िए एक 74 धारा जोड़कर पढ़िएगा, फिर 76 पढ़िएगा, फिर आपका 77 पढ़िएगा और फिर आपका 79। 4 धाराएं पढ़नी है। एक क्वेश्चन यहाँ से देखिए, अगर कोई डॉक्यूमेंट पब्लिक डॉक्यूमेंट है, लोक दस्तावेज हैं, तो पहला नियम ये जानिए कि लोक दस्तावेज डिफाइन कहाँ किया गया है? तो 74 में। और लोक दस्तावेज हैं तो उसकी आपका कह सकते हैं कि सर्टिफाइड कॉपी मिलती है, मूल कॉपी नहीं। क्यों ऐसा नियम बनाया गया? तो दो तीन आपका उदाहरण समझिए। मूल कॉपी को अगर बार बार स्थानांतरित किया जाए तो नष्ट होने
या गुम होने की संभावना रहती है। पहला नियम। दूसरा नियम समझना है कि अगर एक ही समय में 10-20 न्यायालय ओरिजिनल कॉपी मांग लेते हैं तो ओरिजिनल कॉपी तो एक है, तो कहाँ कहाँ पेश करेंगे लोक दस्तावेज। और लोक दस्तावेज की मूल कॉपी सुरक्षित रहनी चाहिए ताकि जो भी आपका सर्टिफाइड या प्रमाणित प्रति मांगे उसे दिया जा सके। इसलिए ये नियम बनाया गया है कि अगर 74 वाला वह लोक दस्तावेज है, सार्वजनिक दस्तावेज है, तो उसकी मूल कॉपी कहीं भी पेश न की जाए। जहां भी आवश्यकता पड़े कैसी कॉपी पेश किया जाए, सर्टिफाइड। तो बताइए, जो सर्टिफाइड कॉपी पेश की जाती है वह प्राथमिक साक्ष्य होती है कि द्वितीयक। द्वितीयक और किस सेक्शन में आएगा तो 65 के किस में। तो लोक दस्तावेज की कौन सी प्रति द्वितीयक साक्ष्य में पेश करेंगे, अप्रमाणित की प्रमाणित की दोनों। बताइए, केवल और केवल कौन, प्रमाणित, अप्रमाणित नहीं। तो अब सेक्शन याद कर लीजिए, दो दो लाइन। लोक दस्तावेज कहाँ परिभाषित हैं, 74। लोक दस्तावेज की प्रमाणित कॉपी किस धारा में पाई जाती है, 76। लोक दस्तावेज की प्रमाणित कॉपी को साक्ष्य में पेश करिए, कौन सी धारा, 77। और जब लोक दस्तावेज की प्रमाणित कॉपी पेश ही कर दी गई तो न्यायालय यह उपधारणा करेगा, शैल प्रिज्यूम, कि ये न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि प्रमाणित कॉपी सही थी, देने वाला सही था और मूल की ये असली मूल की ये सत्य प्रतिलिपि है। यानी कि मूल में जो लिखा गया था वही इस कॉपी में भी क्या किया गया है, लिखा गया है। आपका सबसे अच्छा उदाहरण सूचना के अधिकार के तहत भी देख सकते हैं। सबसे अच्छा उदाहरण, आइए देखा जाए FIR। मान लीजिए कोई FIR हुई और 1000 लोग FIR की कॉपी मांगने लगे। तो भाई जब FIR एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, 1000 लोग मांग दिए और FIR तो मूल कॉपी एक, तो सबसे अच्छा तरीका है चाहे कोर्ट मांगे, चाहे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, ओरिजिनल कॉपी भेजने की आवश्यकता नहीं है। थाने से सर्टिफाइड कॉपी निकालिए और चाहे लाख आदमी मांगे, 2 लाख मांगे, 2 करोड़ मांगे, सबको क्या करिए, FIR भेजते रहिए। अब भेजने की भी आवश्यकता नहीं है, FIR नंबर हो तो आपका नेट पर आपका अपलोड करना अनिवार्य है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार अब इंटरनेट पर साइट पर आप खोज सकते हैं भाई FIR नंबर से। अगर है तो आप कोई भी किसी के खिलाफ जो FIR हुआ हो, क्या क्या सेक्शन लगा है, नेट पर अपलोड करना अनिवार्य है। याद रखिए, वैकल्पिक नहीं, अनिवार्य है। इस प्रकार आपका ई बताया गया। अब 2 खंड बचे, 65 का कौन सा, F, और 65 का G। देखिए F में भाई, F में भी G में आपका आसान आसान है, पहले ही थोड़ा कठिन था। देखिए, जब मूल ऐसी दस्तावेज है जिसका प्रमाणित प्रति का साक्ष्य में दिया जाना इस अधिनियम द्वारा या भारत में प्रवृत्त या इन्फोर्स किसी अन्य विधि द्वारा परमिटेड है, अनुज्ञात हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वह दस्तावेज सार्वजनिक या लोक दस्तावेज तो नहीं है, लेकिन दस्तावेज हैं। 74 में लोक दस्तावेज में नहीं आता, लेकिन वह ऐसा दस्तावेज है जिसका किसी कानून द्वारा या भारत में लागू किसी कानून द्वारा या इस अधिनियम के तहत किसी अन्य सेक्शन के तहत प्रमाणित प्रति साक्ष्य में दिया जाना मान्य किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर भारत में कोई कानून लागू है और वह कानून ये
परमिशन देता है कि इस दस्तावेज की सर्टिफाइड कॉपी कहीं भी आप पेश कर सकते हैं, तो आप ओरिजिनल कॉपी की आवश्यकता नहीं है। जहां भी ज़रूरत पड़े कौन सी कॉपी पेश कर दीजिए, सर्टिफाइड। तो कम से कम एक दो उदाहरण तो बताइए भाई भले। तो बैंककार साक्ष्य अधिनियम, मुख्तारनामा अधिनियम, दो मैं बता रहा हूं। जो बैंकों का नियम है वह अलग चलता है। 1891 में, 1891 ईस्वी में बैंकों के लिए कानून बनाकर अंग्रेज चले गए, और वह कानून आज भी लागू है। और उस कानून में ये लिखा गया है कि बैंक वाले ओरिजिनल कॉपी नहीं देंगे। कैसी कॉपी देंगे, कोई मांगेगा तो प्रमाणित, तो वहां भी दे सकते हैं। या मुख्तारनामा, मुख्तारनामा माने पावर ऑफ एटॉर्नी। पावर ऑफ एटॉर्नी का मतलब प्राधिकृत करना। ध्यान से देखिए भाई, जब कोई व्यक्ति अपना अधिकार किसी दूसरे को सौंप देता है, यानी कि ए का मकान था, ए ने बी को अथराइज कर दिया कि हे बी, तुम मेरी ओर से मेरा मकान बेचो, मैं तुम्हें इसके लिए क्या करता हूँ, अथराइज। इसी को कहा जाता है कि ए ने बी को मुख्तार नियुक्त कर दिया, यानी कि बी को अधिकार दे दिया। तो मुख्तारनामा के बारे में कानून कहता है कि मुख्तारनामा रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो जो रजिस्टर्ड किया गया है वह कॉपी निकालिए और क्या करिए, उस कानून के तहत अनुज्ञा है कि पेश करिए। ओरिजिनल कॉपी पेश करने की आवश्यकता नहीं है। दो उदाहरण बताया गया अन्य कानून का, जो एविडेंस मैंने 74 सेक्शन 74 से कहा है बाहर। और अंतिम ये है, अंतिम भी देख लिया जाए भाई, क्योंकि कल से आपका और क्लास चलेगा। थोड़ा बहुत अभी खांसी रह गए हैं, बुखार उखार तो उतर गया, तो आपका आज हो सकता है शाम तक और ठीक हो जाए, तो कल से पूरा फेज में आपका क्लास चलेगा। देखिए अंतिम, जबकि मूल ऐसे अनेक लेखाओं या अन्य दस्तावेजों से गठित हैं जिनकी न्यायालय में सुविधापूर्वक परीक्षा नहीं की जा सकती, और वह तथ्य जिसे साबित किया जाना है संपूर्ण संग्रह का साधारण परिणाम है। यानी कि आपका 4 ट्रक दस्तावेज पाए गए, और 4 ट्रक में आपका 10 माने उसका अगर सार निकाला जाए कागजों का तो 50 कागज में आएगा। तो आप लोग बताइए, अब 4 ट्रक न्यायालय में पेश किया जाए कि सार ही का सार से काम निकल जाएगा, तो 50 पन्ने का सार पेश किया जाए, सार पेश किया जाए। तो भाई सार बनाने के लिए, यानी कि 4 ट्रक की बातों को कितना में संक्षेप करने के लिए 50 पन्ने में कोई कुशल व्यक्ति होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो देखिए अब आगे भाई, दस्तावेज के साधारण परिणाम का साक्ष्य किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा दिया जा सकेगा जिसने उनकी परीक्षा की है, यानी कि 4 ट्रकों में रखे दस्तावेजों को क्या किया है, परीक्षा की है, मतलब क्या, पढ़ा है। यहाँ परीक्षा मतलब क्या, उसको पढ़ा है, बिना पढ़े नहीं, परीक्षा किया है। और जो ऐसी दस्तावेजों की परीक्षा करने में माहिर है, माहिर मतलब क्या हुआ, कुशल हैं। तो आइए किसका साक्ष्य ग्रहण किया जाएगा साधारण परिणाम का, कौन देगा, जो परीक्षा किया हो। तो आपका जैसे कि 2 बोरा दस्तावेज है, तो 2 बोरा का साधारण उसमें से निकालना है अर्थ 5 ही पन्ने में, तब 2 बोरा तो न्यायालय पढ़ेगा नहीं बैठ के। तो कानून ये कहता है कि आप द्वितीयक साक्ष्य दे दिए, लेकिन कौन सा द्वितीयक साक्ष्य,
जो जो व्यक्ति उसकी क्या किया है, परीक्षा, और परीक्षा करने में वह क्या था, कुशल। अकुशल नहीं, ये नहीं कि पढ़े कोई और तो लिख दिया कुछ और। न्यायालय ये भी देखेगा कि क्या ये जो 4 बोरा का बातें 50 पेज में लाया है, क्या ये इतना कुशल है कि सारवाहन भाग को निकाल सके। यानी कि क्या ये इतना कुशल है कि भूसा में से गेहूं निकाल सके, ये देखा जाएगा। यानी कि भूसा में मिला हुआ गेहूं है तो गेहूं क्या किया, बीन लिया, और भूसा को क्या किया, बाहर। तो अब लास्ट में देखिए आपका, देखिए अब फिर एक बार कंसेप्ट बनाइए। 65 ये बताती है 7 कंडीशन कि द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकता है, और बार बार मैं बता रहा हूँ कि ये भी बताती है कि कौन सा द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकता है। तो देखिए अब अगला शब्द, अवस्थाओं आपका क, ग और घ में दस्तावेज की अंतर्वस्तु का कोई भी द्वितीयक साक्ष्य ग्राह्य होगा। तो किसमें कोई भी द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकता है, तो ए में और सी में और डी में, इसको अंडरलाइन करिए। अब आइए बी में क्या दिया जाएगा, तो हम बताए थे कि लिखित रूप से स्वीकार कर लिया है तो क्या द्वितीयक साक्ष्य के रूप में दिया जाएगा। आपको बताया गया था भाई कि वह लिखित स्वीकृति ही क्या किया जाएगा, पेश। खंड अंग और च में दस्तावेज, तो आपका लोक दस्तावेज है या अन्य प्रमाणित प्रति दिया जा सकता है। तो हम क्या बताए थे, अप्रमाणित देंगे कि कोई की प्रमाणित, अभी बताया गया। और अंतिम में हमने अभी बताया कौन सा साक्ष्य देंगे, तो ऐसे माने उसके साधारण परिणाम का साक्ष्य दिया जाएगा। लेकिन किस किस क्या किया हो, माने किसी व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने उसकी क्या की हो, परीक्षा, और परीक्षा करने में क्या हो, कुशल, वह व्यक्ति लिख कर लाए उस दस्तावेज का सार भाग, माने संक्षेपण, और वह साक्ष्य क्या किया जाएगा, स्वीकार। इस प्रकार आपका 65 में 7 कंडीशन याद रखना है। देखिए भाई आपका कल से थोड़ा शेड्यूल चेंज होगा। जो लोग एपीओ के लिए आते हैं पढ़ने, आपका ये एविडेंस और आईपीसी पहले लगाया जाएगा, टीपीए लास्ट में चलेगा। इसलिए ताकि आपका उत्तराखंड भी एग्जाम मान लीजिए भाई लास्ट में होने के कारण थोड़ा कम चल पा रहा है, एविडेंस चल पा रहा है, पीसी नहीं। और अभी आपका यूपी जे में थोड़ा समय लगेगा और पहले यूपी एपीओ ही आएगी। तो प्रयास हमें यूपी जे भी एक चलता रहे और 2 यूपी एपीओ चल ही रहा है। तो आपका 8:45 तक आना है, यानी कि 8:45 से लेकर आपका पहला पीरियड भाई 1.5 घंटा चलेगा एविडेंस। यानी कि कल से थोड़ा हम इस मैंने क्या करना है धारा है, तो आपका 8:45 से लेकर 9:50 तक आ जाइए। आपका 10:15 10:30 तक खींचा जाएगा एविडेंस। उसके बाद आपका आईपीसी, और जो लोग एपीओ पढ़ते हैं चाहे जाना चाहें तो जा सकते हैं। उसके बाद टीपीए चलेगा। और जो लोग मान लीजिए कि दिन उनमें प्रैक्टिस या कहीं काम हो, तो आप लाइव क्लास भी चलता है, लाइव देख सकते हैं। फिर रिकॉर्डेड आपका वीडियो भी जाता है, मैंने छूट गया किसी कारण से, क्योंकि कल से थोड़ा आपका क्लास लंबा खींचना पड़ेगा। और शाम को तो चल ही रहा है, कोई दिक्कत है नहीं, स्पीड अब मेंटेन हो गई है। सुबह ही थोड़ा स्लो चल रहा था, कल से हल्का सा आपका स्पीड भी बढ़ाई जाएगी। तो भाई 8:45 आइएगा, मैंने जिनको एविडेंस पढ़ना है 8:45 आएगा। आपका जिनको भाई आपका मैंने इंग्लिश पढ़ना है वो 7:30 आएगा। अभी जीएस कल से नहीं चलेगा, अभी परसों से चलेगा। तो आपका ला का क्लास 9 बजे कर दिया जाएगा, मैंने 10-15 मिनट इधर उधर होगा।